2024 का समापन होने को है और ये वर्ष आर्थिक नीतियों के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? देश को क्या लाभ हुए? ख़ास तौर पे नया जनादेश भी मोदी जी लेकर आए और कई दशकों बाद ऐसा हुआ कि तीसरी बार कोई सरकार रिपीट हुई है। हालाँकि स्पष्ट बहुमत नहीं है लोकसभा में, तो कदम भी फूँक-फूँक कर बीजेपी को आगे रखने पड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो ये साल रहा आर्थिक नीतियों के लिहाज से, आप ज़रा जनता को ये बताइए कि किस मायने में महत्वपूर्ण रहा और आगे इसके क्या लाभ मिलने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी देश का जो होता है एक एस्पिरेशन कहाँ है देश का, हम कहाँ जाना चाहते हैं, आने वाले समय में हम अपने आप को, देश को कहाँ देखते हैं। तो एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव मोदी जी ने हम सबके सामने रखा है और बहुत इफ़ेक्टिवली उसको कम्युनिकेट करके एक एक बच्चे के अंदर, एक एक युवाओं के अंदर यह दिमाग में आ गया है कि भारत अब एक वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल फोर्स के रूप में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, होगा। दूसरी बात भी मोदी जी ने और हम सब लोगों ने स्पष्ट रूप से सब कम्युनिकेशन किया, यह भी एक तरीके से स्पष्ट है दुनिया में अपने देश के लोगों को कि अगर भारत को ग्लोबल लीडरशिप अटेन करनी है तो उसके लिए इकोनॉमिक पावर बनना बहुत महत्वपूर्ण है। आज विश्व का जो इतना इंटरेस्ट आप भारत में देखते हैं, उनको ये नहीं है कि वो भारत से बड़े प्रेम करने लग गए या उन्हें मोदी जी को से बहुत प्रेम हो गया। वह मान के चल रहे हैं कि भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में उभर के आने वाला है अगले 1-2 दशकों में। उस इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। चाहे अयोध्या के माध्यम से अयोध्या में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, जो फाइनेंस, फिनटेक के, टेक्नोलॉजी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ का पोटेंशियल भारत में, उसमें वो स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो डिफेंस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यह सारा जो वो उस इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो हमें ग्लोबल लीडरशिप अटेन करना है, ये क्लियर लोगों के माइंड में मोदी जी के नेतृत्व में है। उसके लिए आर्थिक महाशक्ति बनना है, यह भी क्लियर है। और उस महाशक्ति बनने के लिए सरकार क्या कर सकती है, इकोसिस्टम क्रिएट कर सकती है। बहुत छोटे छोटे मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 2014 में हमारी सरकार बनी थी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आप तो आर्थिक विषयों में बातचीत करते हैं, आप देखिएगा 2014 में हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो परफॉर्मेंस थे, चाहे उनके कैपिटल मार्केट में रेट्स हों, शेयर मार्केट के रेट्स हों, या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स हों, या उनके इन्वेस्टमेंट के प्लान हों, आज 2024 में आप देखेंगे तो मल्टीफोल्ड बढ़ गए। हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि लोग कहते थे कि यह एक सरकार के ऊपर बोझ है, इनको बेच देना चाहिए, आज चाहे HAL को ले लो, चाहे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ले लो, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ले लो, BHEL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, REC, कई 100 कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उनके परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनके इन्वेस्टमेंट प्लान मल्टीपल लेवल पे बढ़ गए हैं। वो इसके कारण है कि एक फोकस तरीके से हमने इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मोदी जी ने रिफॉर्म किया, उनको सपोर्ट किया, उनको स्ट्रेंथन किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बैंकों को देख लीजिए। बैंक बुरी तरह से NPA के अंदर फंसे हुए थे, ना उनके पैसे रियलाइज हो रहे थे, ना वो क्योंकि उनकी बैलेंस शीट खराब हो गई थी, तो बैलेंस शीट उनकी खराब हो गई थी तो वह क्रेडिट भी नहीं दे पाते थे, उनकी वैल्यूएशंस भी ख़त्म हो गई थी, उनकी मार्केट कैप ख़त्म हो गई थी। हमारी सरकार ने लगभग 3.25 लाख करोड़ का उनके अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ किया। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड और ऐसे बेनामी प्रॉपर्टीज़ एक्ट, फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स एक्ट, ऐसे लीगल चेंजेस लेके उनको पैसे रिकवरी जो उनके बैड डेट से हो रहे थे, उनमें से मैक्सिमम लगभग 6 लाख करोड़ का रिकवर करने में सफल हुए हैं।
जो एनपीए थे किसी न किसी कारण से, जो कि नहीं लग रहे, लोग फेल हो गए थे प्रोजेक्ट्स, उनको प्रोविजनिंग बैलेंस शीट में किए ताकि उनके स्ट्रेंथ हो बैलेंस शीट। तो जो एक बार से 9 से 10% का उनका कैपिटल का एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, वो आज 3% के करीब नीचे आ गए हैं। तो बैंकों को स्ट्रेंथन किया है, उनको कैपिटलाइज किया है, उनके पैसे रिकवर किए हैं, उनको उनके एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में प्रोविजनिंग की है, और साथ में ताकि वो और क्रेडिट दे सकें, इकोनॉमी को और सपोर्ट कर सकें। और आज एसबीआई जैसा, आज फॉर्चून 500 में ग्लोबल लीडरशिप के रूप में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज आगे बढ़ गया है। बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फिर मैंने आपको डिफेंस बताया, डिफेंस में बड़ा मतलब स्कोप था। हम 90% अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट जो थे उनको बाहर से इंपोर्ट करते थे, छोटे छोटे स्क्रू, नट, बोल्ट, ये तक हम इंपोर्ट करते थे। आज 68% जो हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। कौन कर रहा है? हमारे छोटे छोटे एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग। आज एचएएल जो है तेजस हवाई जहाज एक्सपोर्ट कर रहा है, फाइटर प्लेन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। 6 कंट्रीज ने ऑर्डर दिया है एचएएल को तेजस के लिए। तो डिफेंस है। स्पेस टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक दिन में 100 से ऊपर सैटेलाइट लॉन्च किए, लो कॉस्ट सैटेलाइट। आज ग्लोबल लेवल पे लोग अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत के पास आ रहे हैं। तो स्पेस टेक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को इतना आज वैक्सीन्स वगैरह के प्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल में आईपीआर को, पूरा आईपीआर स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। पीएलआई 14 सेक्टर्स को पब्लिक जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से सरकार सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रीज को। अभी इस साल जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव सरकार ने अप्रेंटिसशिप, स्किल डेवलपमेंट का काम किया है। तो जो एक तरीके से एक चैलेंज, चुनौती थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, उसको टैकल करने के लिए काम किया है। अमित शाह जी के नेतृत्व में जो ये काम चल रहा है, ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे हैं ताकि वैल्यू एडिशन फार्म लेवल पे ही वो करें। लगभग 56 अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत अमित शाह जी ने के नेतृत्व में किए गए हैं, जिससे कि ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये भारत के रूरल जो एरियाज़ हैं, रूरल सोसाइटीज़ है, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए बहुत काम करेगा। तो ये सारे काम सरकार कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गडकरी जी को आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एयरवेज, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो मोदी जी के विजन के कारण और कमिटेड मिनिस्टर्स के काम करने के कारण एक अलग तरीके से अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ बदलाव हो रहा है और एक नया कॉन्फिडेंस हमारे देश के लोगों के बीच में है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ लोग ये नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि भारत ऑटो पायलट इकोनॉमी पे चला गया, कुछ भी नहीं करे सरकार तब भी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होती रहेगी। ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअसली हमें वॉच पे रहना है, कंटिन्यूअसली रिफॉर्म के प्रोसेस पे रहना है। जो एरियाज रिक्वायर सपोर्ट, सरकार की आवश्यकता उन एरियाज को सपोर्ट करना है। और जब ऐसे कोविड जैसे चैलेंजेस आ जाएं तो उस समय उन चैलेंजेस को, चुनौतियों को मीट आउट करते हुए सरकार जो है वह जो आज रिकवरी, पोस्ट कोविड रिकवरी, भारत में जो पॉलिसीज अपनाई, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ग्लोबली वर्ल्ड बैंक वगैरह ने भी उनको तारीफ की है। और फिर लास्ट जो बात है वह है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जन कल्याणकारी। देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको सरकार की हेल्प चाहिए, जो आर्थिक प्रगति में अपनी भागीदारी एक
मैन्युफैक्चरिंग और उस तरह से नहीं कर पाया, उसको अलग हैंड होल्डिंग चाहिए, तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को उसके घर तक पहुंचाने तक, उसको उसके बैंक खाते में सीधे क्लिक ऑफ बटन से फंड ट्रांसफ़र करने का काम भी सरकार कर पाई है। और इन 10-11 साल में लगभग 30-35 लाख करोड़ सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से उनके सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचाने में सफल हुए, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। जो एक समय प्रधानमंत्री यहाँ के देश के पुराने समय में कहते थे कि मात्र 15% ही पहुंचता है, वो आज 100% उनके खाते में जा रहा है। तो ये एक 360 डिग्रीज का चेंजेस है और उस सारे चीज़ों में सरकार काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। टैक्सेशन कितना बड़ा फर्क है, आज हमारा जो कॉरपोरेट टैक्स है वह भी पीछे सरकार कम करने में सफल हुई है। कॉरपोरेट टैक्स जो एक समय में काफ़ी ज़्यादा था, उसको सरकार कम करने में सफल हुई है, रेट ऑफ टैक्सेशन, और साथ में ही टैक्स कलेक्शन कंप्लायंस के माध्यम से ज़्यादा बढ़ा। लीकेजेस और जो करप्शन का सिस्टम था, सरकार तक खाते तक पहुंचते नहीं थे टैक्सेस, वो सरकार एफिशिएंसी ला के उसको पहुंचाने में सफल हुई। इसीलिए हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, कॉरपोरेट टैक्स भी 26% के हिसाब से बढ़ा है। इनडायरेक्ट टैक्स तो इतना रेट कम करने के बावजूद भी इनडायरेक्ट टैक्स भी जीएसटी के अंदर एवरेज रेट काफ़ी कम किया है।